हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का 4th लेसन, जिसका नाम है आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। दिक्कू किसे कहते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं, जैसे अंग्रेज बाहर से आए हुए लोग थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे, तो उनको दिक्कू कहेंगे। ये लेसन दिक्कुओं के बारे में है और समुदाय के बारे में है। जो भारत में पुराने समय में छोटे छोटे कबीलों के रूप में लोग रहते थे, समुदाय बनाकर रहते थे, एक समूह बना करके ये छोटे कबीले के लोग रहते थे। इन समुदायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो अगर आपके पास उस सब्जेक्ट की बुक है तो वो बुक लेकर के बैठें और लेसन खोलें और साथ साथ निशान लगाते रहें जो भी आप वीडियो में सुनते हैं। और जो भी आपको कुछ विशेष बातें बताई जाती हैं तो उनको कॉपी पर लिखते रहें, नोट करते रहें। तो आइए ये लेसन शुरू करते हैं। तो अंग्रेजों को दिक्कू कहेंगे। इस लेसन में हम भारत में रहने वाले छोटे छोटे समुदायों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समुदाय अर्थात कबीले, जो छोटे छोटे समूह में लोग रहते हैं जिनको कबीला कहते हैं, और जो एक स्थान पर टिककर भी नहीं रहते और उनके पास अपने जीवन का गुजारा करने के लिए काफ़ी अच्छे संसाधन भी नहीं होते हैं। तो ऐसे समुदायों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। लेसन की स्टार्टिंग में मुंडा समुदाय के बारे में बताया गया है। ये मुंडा समुदाय भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के जंगलों में रहता था। इस समुदाय में बिरसा का जन्म हुआ था। बिरसा एक व्यक्ति का नाम है। उसका जन्म 1895 में हुआ था। वहाँ के लोगों का विश्वास था कि वो बिरसा के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ हैं। वो लोग कहते थे कि बिरसा के पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं कि वह उनकी परेशानियों को दूर कर सकता है और एक अनाज के छोटे से ढेर को बड़ा ढेर बना सकता है अपनी जादुई शक्ति से। इसलिए लोगों ने अब उसे अपना गुरु बना लिया और वो उसके चेले बन गए। तो इस प्रकार से लोग बिरसा के ये एक समुदाय बन गया, एक पार्टी बन गई और जिसमें दूसरे समुदाय के लोगों ने भी समर्थन प्राप्त कर लिया या वो भी इसे अपना गुरु मानने लगे। स्वयं बिरसा ने भी ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए और लोगों की रक्षा करने के लिए और लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से बचाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। इस तरह से बहुत सारे लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। अब उन लोगों की क्या परेशानियां थी ये हम पढ़ेंगे। तो उस समय में जो अंग्रेज थे उनके कारण उनकी जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही थी। समुदाय के लोगों की जो जीवन शैली थी वो नष्ट होती जा रही थी और उनकी जो आजीविका थी वो खतरे में पड़ती जा रही थी, क्योंकि उनके पास काम धंधे के कोई अच्छे संसाधन नहीं थे। वो या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे या जंगलों में लकड़ी आदि काट कर अपना गुजारा करते थे। तो उनके ऐसा करने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। उन्हें जंगलों से बाहर भी निकलने को कहा था और उन्हें लकड़ियां काटने से भी मना कर दिया था। उनके ऊपर कानून लगा दिए गए थे, तो जिससे उनकी जीवन पद्धति नष्ट हो गई। तो इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। उस समय में दो तरह के लोग थे, एक तो जो पुरोहित थे या ब्राह्मण थे और दूसरा ये कबीलों के लोग। तो इन दोनों के रीति रिवाजों में, रस्मों में बहुत ज़्यादा अंतर था। यद्यपि अलग अलग स्थानों पर बहुत सारे कबीले रहते थे, समुदाय रहते थे, लेकिन ये एक दूसरे समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करते थे क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम होती थी। तो ये एक समूह में रहना पसंद करते थे। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, कि उनके कुछ बातें अलग अलग थी लेकिन वो एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे।
जैसा चित्र एक में दिखाया गया है, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही हैं। तो इनका जीवन शैली नजर आ रही है इस चित्र से कि उनका जीवन बहुत अच्छा नहीं था, उन सभ्य भी नहीं थे, कि उनके जीवन का कोई अच्छा स्टैंडर्ड नहीं था। इनके जो शरीर पर कपड़े हैं उससे भी पता चलता है कि इनका शरीर पूरा ढका हुआ नहीं होता था, और ये एक तरह से मजदूरी करके ही अपना काम करते थे, और ये एक तरह से छोटे मोटे काम करके ही अपना जीवन का गुजारा करते थे। इनमें से कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती किसे कहते हैं? घुमंतु खेती को। घुमंतु खेती किसे कहते हैं? कि अलग अलग स्थानों पे जाके खेती करना, कि इस साल एक स्थान पे खेती की तो अगले साल उस स्थान को छोड़ दिया और किसी और स्थान पर जाकर खेती करने लगे। तो ये लोग जंगलों में रहते थे। जंगलों में क्या करते थे? जंगलों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं कि जो सूर्य की रोशनी है वो घने पेड़ होने के कारण जमीन पर उनकी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। तो ये जंगलों में जाकर उन पेड़ों का जो ऊपरी हिस्सा है वो काट देते थे ताकि सूरज की रोशनी जमीन तक आ सके, और वो जो पेड़ों को काटते थे उसको फिर जला देते थे और उसकी जो राख होती थी वो जमीन के ऊपर बिछा देते थे। तो राख के अंदर पोटाश होता है, तो इसलिए वो जहाँ पर बिछाते थे वहाँ की जमीन उपजाऊ होती थी और वहाँ पर ये बीज बिखेर देते थे और वो उग जाते थे। तो इस तरह से ये फसल उगाते थे। तो इनकी जो फसल उगाने की जो टेक्निक थी वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी जैसे आज के समय में है, कि अच्छी तरह ट्रैक्टर से ज़मीन को खोदना, अच्छी तरह फसल बोने के लिए पहले खेत को तैयार करना, फिर बीज बोने के भी अलग अलग टेक्निक है आजकल, लेकिन ऐसी टेक्निक नहीं थी। वो सिंपल करते थे, ज़मीन को साफ किया, राख को छिड़का सारे स्थान पर और उसमें बीज को बिखेर दिया और वो उग जाता था और इस तरह फसल तैयार हो जाती थी। तो फिर वो बाद में फसल को काट लेते थे, तो अगले साल उस स्थान पर वो फसल नहीं बोते थे। तो इस बात से ये पता चलता है कि उनको इतनी समझ थी कि जहाँ पर एक बार फसल उगा दी तो वहाँ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। तो इसलिए वो जंगल के दूसरे स्थान पर चले जाते थे और फिर वहाँ पर पेड़ों को काटते थे, लकड़ी को जलाते थे और फिर राख को ज़मीन पे बिखेरते थे और फिर बीज बिखेरते थे और फसल तैयार करते थे। तो इस तरह वो हर साल या हर सीजन में अलग अलग स्थान पर खेती करते थे। इसे झूम खेती या घुमंतु खेती कहते हैं। तो ये जो घुमंतु किसान थे ये मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलीय पट्टियों में ही रहते थे। तो ये लोग जब जंगलों में रहते थे तो ये बिल्कुल आज़ाद होते थे, बिल्कुल बेरोक टोक ढंग से रहते थे। मतलब इनके ऊपर किसी की रोक टोक नहीं होती थी, इनके ऊपर किसी का कानून या नियम भी नहीं होता था और इन्हें कोई खेती करने के लिए ज़मीन भी नहीं खरीदनी पड़ती थी। वहीं पर ये खेती करते थे और वहीं पर ये झोपड़ी आदि बनाकर रहते थे। तो इस तरह से इनका जीवन बिल्कुल सरल था, आसान था, कोई परेशानी नहीं थी। ये अपने गुजारे की चीज़ें उगा लेते थे। दूसरा, ये जंगलों में क्या खाते थे? तो जंगल में मिलने वाले जैसे फल फूल आदि ये इकट्ठा करते थे और उनको ही ये खाते थे। कुछ फूलों से जैसे महुआ है और साल है, इनके बीजों से ये तेल तैयार करते थे और खाना पकाकर खाते थे। और जो जंगलों से लकड़ी काटते थे उस ईंधन के रूप में काम लेते थे। तो जंगलों में रहने वाला समुदाय खोंड समुदाय था। खोंड समुदाय के लोग जंगलों में रहते थे और खेती करते थे। इस तरह कई बार उन्हें जंगलों में कई महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिल जाती थी, जैसे औषधियाँ मिल जाती थी जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और वो खेती करने से उनकी लगभग सारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। तो अपनी दूसरी बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो ये महत्वपूर्ण चीज़ें दूसरे स्थानों में जाकर बेच देते थे या आसपास के गांवों में जाकर बेच देते थे। जैसे साल और महुआ का जो तेल है उसको आसपास के गांवों में जाकर बेच दिया, या जो जड़ी बूटी या औषधियाँ मिलती थी उन्हें आसपास के गांवों में जाके बेच दिया। तो कुछ पैसा भी कमाते थे और ये अपना जीवन का गुजारा करते थे।
कई बार ये आपस में मिलजुल कर चीज़ें बांट लेते थे। भी कोई चीज़ किसी के पास है तो कोई किसी के पास है, तो वो एक दूसरे को दे करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। इसी तरह कुसुम और पलाश, ये फूल के नाम है, ये जंगलों से मिलते थे। और जो शहरों के अंदर बुनकर और चमड़ा कारीगर रहते थे, वो रंगाई के लिए इन लोगों से ये फूल लेते थे कि इनके फूलों से रंग बनाते थे और कपड़े की रंगाई करते थे और चमड़े की रंगाई करते थे। तो ये लोग फूल भी बेचते थे शहरों में जाकर। तो इस तरह से हमें समझ आ जाता है कि ये कई बार चीज़ों की अदला बदली से काम चला लेते थे। कई बार ये कीमती चीज़ें जो हैं, जो जंगलों से प्राप्त होती थी, उसे दूसरे स्थानों पर जाकर बेच देते थे और कुछ आमदनी कर लेते थे, कुछ पैसा कमा लेते थे। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो आसपास के गांवों में जाकर मजदूरी करते थे। और मजदूरी में क्या करते थे, ये जैसे बोझ ढोने का काम करते थे। कहीं पर सड़क बन रही है तो वहाँ पर मजदूरी करते थे। कोई किसी के खेत में जाकर मजदूरी करते थे। तो वन विभाग होता था तो वहाँ पर भी जाके वो मजदूरी करते थे। इस तरह वो कई बार मजदूरी करने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। चित्र 2 में ये तस्वीर दिखाई गई है, तो इसमें भी हमें चित्र 1 के जैसे ही लोगों की जीवन शैली नज़र आ रही है कि ये इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा करते थे और बेचने के लिए जाते थे। तो यहाँ पर भी इनके जो जीवन का स्तर है काफ़ी नीचा है, अच्छी जीवन शैली नहीं है। चित्र 2 से पता चलता है कि कंद कबीले में डोगरिया समुदाय रहता था और ये वहाँ की औरतें दिखाई गई हैं। लेकिन इनके बीच एक समुदाय ऐसा था जिसका नाम था बैगा। ये भारत के मध्य हिस्से में रहता था, जहाँ जिसे हम मध्य भारत कहते हैं। मध्य भारत में बैगा समुदाय रहता था। तो बैगा खुद को जंगल की संतान मानता था, इसलिए वो जो जंगलों से चीज़ें प्राप्त होती हैं उसके ऊपर ही जिंदा रहना मतलब ये उसका नियम था कि वो ये नहीं चाहता था कि वो कहीं पर जाकर मजदूरी करे या किसी के अधीन काम करे। किसी के अधीन काम करने को वो अपमान समझता था। वो ये चाहता था कि जंगल से जो उसे मिल रहा है वो उसी पर ही अपना जीवन का गुजारा करे। तो इस समुदाय को याद रखना होगा कि कौन सा समुदाय मजदूरी करना पसंद नहीं करता था। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। साथ में इस चित्र को भी देख ले कि ये समुदाय, ये कबीले भारत के किस किस हिस्से में रहते थे। तो ये जो काले काले बिंदु दिखाए गए हैं और नाम भी लिखे गए हैं, तो इन समुदायों को याद कर ले। ये पेपर में पूछे जाते हैं, नक्शे के अंदर भरने पड़ते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ उस ज़मीन पर नहीं उगती है जहाँ पर ये रहते हैं, कि सभी चीज़ें तो हर ज़मीन पर नहीं उगती है। तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए ये लोग खरीद फरोख्त भी करते थे। अगर इन्हें कोई चीज़ खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे तो ये शहरों में जाकर या गाँव में जाकर व्यापारियों और महाजनों से कर्जा ले लेते थे। तो वो लोग इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। तो काफ़ी कर्जा जो होता था उनका वो ऊंचे ब्याज पर होता था, काफ़ी ज़्यादा ब्याज लेते थे और उनको कर्जा दे देते थे। तो इस तरह से बाजार और वाणिज्य ने इन लोगों को कर्जदार बना दिया और गरीब बना दिया। जबकि ये समुदाय ये समझते थे कि ये जो महाजन है, ये जो व्यापारी हैं, ये भारत देश के मूल निवासी नहीं है, ये भारत से बाहर के लोग हैं और इन्हीं लोगों के कारण वो गरीब बनते जा रहे हैं, कर्जदार बनते जा रहे हैं। तो इसलिए वो इन व्यापारियों से, महाजनों से नफरत करते थे। तो अभी तक हमने समुदाय के जीवन शैली के बारे में पढ़ा कि भारत में जो समुदाय थे उनका जीवन का स्तर कैसा था। तो इस तरह से इस लेसन के अंदर और भी समुदाय बताए गए हैं। जैसे पंजाब के पहाड़ी वनों में गुज्जर समुदाय रहता था, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया समुदाय रहता था, कुल्लू में गद्दी समुदाय रहता था, कश्मीर में बकरवाल समुदाय रहता था। तो ये एक नंबर के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा समुदाय रहता था। ये सब आपने याद करने हैं और कॉपी पर लिख लेने हैं। आगे हम ये पढ़ेंगे कि ये समुदाय के लोग कुछ जानवर भी पालते थे और उन जानवरों से जैसे दूध आदि प्राप्त करते थे और ईंधन भी प्राप्त करते थे। अब जो लोग पशु पालेगा तो वो उसे चरवाहा का काम भी करना पड़ेगा कि पशुओं को चराने के लिए वो अलग अलग स्थान पर घास भी ढूंढने के लिए जाएगा।
मौसम के हिसाब से उसे घास को ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर घास होती थी वो पशुओं को लेकर उसी स्थान पे चले जाते थे और वहाँ पर रहने लग जाते थे। इनके पास जो भेड़ें होती थी, भेड़ों का झुंड होता था, भैंसें होती थी, गायें होती थी, जबकि अलग अलग समुदाय अलग अलग चीजें रखते थे। जैसा अभी मैंने बताया था, पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले जो वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये होते थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। जो बकरियां पालते थे उन्हें बकरवाल कहते थे और ये कश्मीर में रहते थे। तो इस तरह से इन लोगों का जो मुख्य काम था वो या तो पशु पालना था, या खेती करना था, या मजदूरी करना था। इन समुदायों के लोग जो होते थे वो जो काम है वो स्त्री पुरुषों में बंटा होता था कि कुछ काम स्त्रियां ही करती थी और कुछ काम पुरुष करते थे। ये जानकारी हमें वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा, जो उसने 1939 में लिखी थी, एल्विन की एक अप्रकाशित रचना है जिसका नाम है नोट्स ऑन द खोंड्स। खोंड्स के ऊपर उसने कुछ लिखा, ये उसकी किताब का नाम है। तो इस किताब को पढ़कर हमें जानकारी मिलती है कि स्त्रियां कौन सा काम करती थी और पुरुष कौन सा काम करते थे। और इस काम का जो विश्लेषण है उसने समय के अनुसार किया है कि जनवरी में कौन सा काम करते थे, फरवरी में कौन सा काम करते थे। इन महीनों के नाम देसी नाम जो होते हैं जैसे चैत, बैसाख आदि ऐसे बताए गए हैं। इसको मैं और डिटेल में बता देती हूँ। चैत में औरतें जो खेतों में ठूंठ बच जाते हैं, जब फसल को काट लेते हैं तो काटने के बाद जो फसल का नीचे का हिस्सा है उसको ठूठों को काटने का काम औरतें करती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो पुरुष काटते थे और वो पुरुष शिकार करते थे। दूसरा, औरतें जो हैं चीज़ों को चुनने का काम करती थी। इमली, मशरूम आदि ये जो फल होते हैं इनको बीनने का काम करती थी, मतलब कि उठा कर लाती थी। बैगा औरतें केवल जड़ें कंद इकट्ठा करती थी और महुआ के बीज आदि इकट्ठी करती थी जिनसे वो तेल निकालते थे। ये तो हम जानते ही हैं कि मध्य भारत के जो आदिवासी थे उनमें बैगा समुदाय ऐसा था जो मजदूरी करना पसंद नहीं करता था, सबसे अच्छा समझा जाता था। बैसाख में जंगलों को जला दिया जाता था और औरतें जो आधी जली लकड़ियां होती थी उनको उठा कर ले आती थी ताकि वो ईंधन में जला सके, खाना बनाने में काम आ सके उनका। इस तरह से सारा साल स्त्री पुरुष दोनों अपने अपने काम करते रहते थे। तो जैसे हमने चित्र 1, 2, 3 को देखा, अब 4 को देख रहे हैं। तो स्त्रियां बोझ उठाने का काम करती थी, जैसे लकड़ियां उठा के ले आई, कोई फूल पत्ते उठा के ले आई। तो इस तरह से बोझ उठाने का काम स्त्रियां करती थी, शिकार करने का काम पुरुष करते थे, बड़े बड़े पेड़ों को काटने का काम पुरुष करते। जो भारी काम होता था वो पुरुष करते थे, जो हल्के काम होते थे स्त्रियां करती थी। एक संथाल समुदाय था जो बिहार में रहता था। कई बार माँ बाप के साथ उनके बच्चे भी इस काम को करने के लिए चले जाते थे कि जब माँ बाप खेत में जाते थे तो उनके बच्चे भी खेत में चले जाते थे और वो बच्चे भी अपने माँ बाप को देखकर वही काम करते थे जो उनके माता पिता करते थे। इन समुदायों में कुछ समुदाय ऐसे भी थे, या ये कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद ये लोग एक स्थान पर टिककर रहने लगे और खेती करने लगे। पहले तो ये स्थान बदल बदल कर खेती करते थे, लेकिन बाद में ये एक ही स्थान पर टिककर रहने लगे। अब ऐसे ये क्यों टिककर रहने लगे, ये क्वेश्चन आता है। तो इसका कारण यही है कि ये पशुओं को पालने लगे। जब पशुओं को पालने लगे तो इतने पशुओं को लेकर अलग अलग स्थान पर घूमना तो मुश्किल लगता था। तो पशुओं के कारण ये एक स्थान पर टिककर रहने लगे। कुछ लोग मजदूरी करने लगे, तो मजदूरी करने वाले लोग भी एक स्थान पर टिककर रहने लगे। अब जब लोगों ने एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया तो उनके जीवन शैली भी थोड़ी अच्छी होने लगी। जैसे खेती करने में वो हल का प्रयोग करने लगे, और जब ये ज़्यादा समय तक एक स्थान पर रहने लगे तो उस जमीन पर इनका एक तरह से अधिकार हो जाता था। और एक ही जाति के जो लोग होते थे, एक ही समुदाय के लोग होते थे, वो एक ही स्थान पर रहने लगे। तो इस तरह से एक पूरा समुदाय एक ही स्थान पर टिकाऊ रूप से रहने लगा और वो जो ज़मीन होती थी वो पूरे समुदाय की होती थी। सभी लोगों का उस ज़मीन पर बराबर हिस्सा होता था, लेकिन उस समुदाय में जो सबसे ताकतवर लोग समझा जाता था वो उसे अपना मुखिया बना लेते थे।
और वो मुखिया उनके लिए कुछ नियम बनाता था और उस नियम के अनुसार ही वो सभी लोग काम करते थे। अब इस समुदाय को किसका वंशज माना जाता था? तो कोई भी समुदाय हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो सबसे पहले किसी भी स्थान पर जाकर जमीन को साफ करता था और वहाँ पर स्थायी रूप से रहना शुरू करता था, तो वो उस समुदाय का मतलब मूल माना जाता था कि बाकी सारा समुदाय उस व्यक्ति का अंश है या वंशज है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर उस जमीन को साफ किया हो और रहने के योग्य बनाया हो, खेती करने के योग्य बनाया हो, तो वो मूल हो जाता था और बाकी सभी उसके वंशज हो जाते थे। लेकिन फिर भी वो जो है ताकतवर व्यक्ति को अपना मुखिया बना लेते थे जो उनके नियम को निर्धारित करता था। और वो मुखिया खुद खेती नहीं करता था, लेकिन दूसरे लोगों से वो खेती करवाता था, उन्हें बटाई पर दे देता था। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि जो ये आदिवासी समुदाय थे ये दो तरह के थे। एक तो जो एक स्थान पर टिक कर रहने लगे, दूसरा जो घुमंतू खेती करते थे या स्थान बदल बदल कर रहते थे। तो जो एक स्थान पर रहने लगे और जो घूम घूम कर खेती करते थे, इन दोनों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर था। तो जो एक स्थान पर टिक कर रहने लगे उनका जो जीवन है वो समय अनुसार काफ़ी अच्छा होता गया। और ये बात अंग्रेजी अफसरों को काफ़ी अच्छी लगी। उनको ये लगा कि जो समुदाय एक स्थान पर स्थायी रूप से बसा हुआ है उसका जो जीवन है वो सभ्य है, कि उसका जीवन का स्टैंडर्ड अच्छा है। तो सभ्य होने के कारण उन्हें ये दोनों समुदाय अच्छे लगे। और जो जंगलों में रहते थे समुदाय, उनका जीवन सभ्य नहीं होता था। इसलिए जो ब्रिटिश अफसर होते थे, अंग्रेज अफसर होते थे, वो जंगलों में रहने वाले समुदाय को भी सभ्य बनाना चाहते थे। और अंग्रेज अफसरों ने उनको भी कहा कि तुम जंगल को छोड़ दो और स्थायी रूप से निवास करो, क्योंकि इस समय तक अंग्रेज भारत में आ चुके थे और अंग्रेजों का मतलब भारत के अंदर वो कंपनी की दीवानी उन्हें मिल गई थी। तो कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और अधिकार हो जाने के बाद वो लगातार अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते थे। तो आमदनी को बढ़ाने के लिए उन्होंने जंगल में रहने वाले आदिवासियों को वहाँ से निकाला। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? अंग्रेज चाहते थे कि वो पूरा जंगल सरकार के कब्जे में आ जाए, कि जंगल से मिलने वाली सारी चीज़ों पर सरकार का कब्जा हो, क्योंकि जंगल से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, और कई बार तो बहुत मूल्यवान लकड़ी मिलती है। तो इन चीज़ों पर अंग्रेज अपना अधिकार जमाना चाहते थे और उन समुदायों को वहाँ से निकालना चाहते थे। दूसरी बात ये है, जो एक स्थान पर बसे हुए समुदाय थे उनके जो मुखिया होते थे उसका पूरे समुदाय पर कंट्रोल होता था, या पूरे समुदाय का वो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था मुखिया का। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि ये मुखिया भी अंग्रेजों के बनाए हुए नियमों के अनुसार काम करे, जबकि वो पहले उनके खुद के नियम होते थे, किसी की कोई रोक टोक नहीं होती थी। लेकिन अब अंग्रेजों ने इन मुखियाओं के ऊपर भी, उनके बीच में भी दखल देना शुरू कर दिया, उनके ऊपर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जबकि पहले वो अपने इलाके के खुद मालिक होते थे, खुद नियम बनाते थे और वो सारा समुदाय उनके अंडर काम करता था, मुखिया के अंडर काम करता था। तो इस तरह से हमें समझ आ जाता है कि अंग्रेजों के आ जाने के बाद इन मुखियाओं की जो शक्तियाँ थी वो छीन गई, कि पहले इनके पूरे समुदाय के ऊपर कंट्रोल होता था, लेकिन अब उस मुखिया के ऊपर ही अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया, तो उसकी शक्ति छीन गई। और उन मुखियाओं को ब्रिटिश अधिकारियों के बनाए गए कानून के अनुसार काम करना बाध्य कर दिया, जरूरी कर दिया। इतना ही नहीं, इन मुखियाओं को अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था। नजराना एक तरह का कर होता है, तो ये नजराना भी अंग्रेजी सरकार को देना पड़ता था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती थी, इसलिए अंग्रेजों ने उनके ऊपर अपने नियम थोपे थे। ये कह सकते हैं कि ये जो मुखिया थे अब अंग्रेजों के प्रतिनिधि बन गए, कि उनके हिसाब से वो काम करने लगे। अब उनकी ताकत
कम हो गई। ये बात तो ठीक है कि उनकी ताकत कम हो गई, लेकिन फिर भी कुछ समुदाय ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता खत्म होती थी। तो वो अपनी स्वतंत्रता को खत्म करना नहीं चाहते थे। वो इन लोगों को बाहरी लोग समझते थे और खुद को जंगल की संतान समझते थे, इसलिए वो जंगलों से बाहर निकला पसंद नहीं करते थे या जंगलों को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक स्थान पर टिक कर रहना पसंद नहीं था, वो स्थान पर घूमना ही चाहते थे। चित्र 5 में इन आदिवासियों के घर दिखाए गए हैं कि कैसे लकड़ियों से बने हुए इनके घर होते थे और सभी लोग, समुदाय के सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गुजरात के जंगलों में खेती करने वाली भील औरतें चित्र 6 में दिखाई गई हैं। गुजरात में अभी भी कुछ समुदाय पाए जाते हैं। चित्र 6 में दिखाया गया है कि कैसे ये लकड़ियों को काटकर जमीन को साफ कर रहे हैं, रहने के योग्य बना रहे हैं। यहाँ से हमें ये समझ आ जाता है कि जो अंग्रेज थे वो जंगल में रहने वाले समुदायों पर भी अपना कंट्रोल करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, और जो एक स्थान पर रहने वाले समुदाय थे उनके ऊपर भी अपना कब्जा करना चाहते थे कि वहाँ से भी उन्हें आमदनी हो और जंगलों से भी उन्हें आमदनी हो। तो उनके इस व्यवहार से ये समुदाय के लोग काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। जब लोगों ने अंग्रेजों की इस बात को नहीं माना तो अंग्रेज भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। दूसरा, अंग्रेजों ने जंगलों में रहने वाले समुदायों पर पाबंदी लगा दी थी, तो कुछ लोग जंगलों को छोड़कर वहां से दूसरे स्थानों पर चले गए। तो अब अंग्रेजों को भी यहाँ से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पहली दिक्कत क्या थी कि जब उन्हें जंगलों से कोई लकड़ी लेनी होती थी तो उन्हें लकड़ी काटने वाला कोई नहीं मिलता था, कोई मजदूर नहीं मिलता था। दूसरा, जब वहाँ से कटी हुई लकड़ी को दूसरे स्थान पर ले जाना होता था या भोज को ढोना होता था तो बोझा ढोने वाले मजदूर भी उन्हें आसपास में नहीं मिलते थे। ये प्रॉब्लम अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस समय में रेल के लिए जो लाइनें बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइनें बनाई जा रही थी, तो रेल की पटरियों पर भी लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगे होते हैं, पट्टियाँ लगी होती हैं, तो वो पट्टियाँ जंगलों से ही मंगाई जाती थी। और अब उनके लिए एक समस्या आ गई, रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कैसे किया जाए। इसके लिए उन्होंने एक दूसरी योजना बना ली। उन्होंने कुछ समुदायों में जंगलों में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन साथ में ये भी नियम बना दिया कि वो अंग्रेजों के लिए ही काम करेंगे या अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेंगे। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि उन समुदायों को जंगलों में छोटे छोटे जमीन के टुकड़े दे दिए और वहाँ पर उन्हें खेती करने की छूट दे दी। अब वो वहाँ पर खेती करने लगे और पहले की तरह लकड़ियाँ काटने लगे और उनकी कटी हुई लकड़ी को अंग्रेज खरीदने लगे। इस तरह से अंग्रेजों को लकड़ी मिलने लगी और उनकी समुदाय की आमदनी होने लगी। पहले वो लकड़ी को बेचने के लिए शहरों में जाया करते थे, अब अंग्रेज वहाँ जाकर स्वयं लकड़ी को खरीद लेते थे या सौदा कर लेते थे। इतना ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में रहने वाले जो गरीब लोग होते थे वो भी जंगलों में आकर के लकड़ी काटने लगे और रहने लगे। इस तरह से जंगलों के अंदर भी गांव बस गए और अंग्रेजों की आमदनी बढ़ गई। जंगलों के कुछ हिस्से को अंग्रेजी सरकार ने अपने में कब्जे में रखा, अपने कब्जे के अंदर ही रखा और इन जंगलों की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी थी वो इन समुदायों को ही दे दी कि तुम जंगलों की देखभाल भी करो और यहाँ पर लकड़ी भी काटो और तुम यहाँ पर रह भी सकते हो। स्रोत 2 के अंदर दिखाया गया है कि जो समुदाय के लोग थे वो अंग्रेजों के समय में कितना मुश्किल महसूस करते थे, कितनी परेशानी होती थी। तो इस गीत के द्वारा उन्होंने अपनी परेशानी को बताया है कि अंग्रेजों के इस देश में कितना मुश्किल है जीना। कुछ समुदायों ने तो अंग्रेजों के जो बताए गए नियम थे उस पर चलना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समुदायों ने उनके बनाए गए नियमों पर चलने से इनकार कर दिया और उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी। इस तरह से 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ। वन सत्याग्रह इसी तरह का विद्रोह था।
समुदायों के द्वारा किया गया विद्रोह था। जो जंगलों में समुदाय रह रहे थे, तो क्योंकि अब आसपास के गांवों से भी लोग आकर के जंगलों में रहने लगे और काम करने लगे, तो इस तरह से वहाँ व्यापारी और महाजन भी आ गए। महाजन और व्यापारी क्यों आए? वे वन उपज को खरीदने के लिए आए और लोगों को कर्जा देने के लिए जंगलों में आकर रहने लगे और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने लगे, उनसे काम करवाने लगे, बदले में मजदूरी देने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर भी व्यापारी और महाजनों का आधिपत्य हो गया। महाजनों और व्यापारियों की ये जो चाल थी, ये समुदायों को बाद में समझ आई। इसके लिए एक रेशम के उत्पादन का भी उदाहरण दिया गया है कि जंगल में जो रेशम का उत्पादन किया जाता था, ये व्यापारी और महाजन बहुत सस्ते दामों पर उन लोगों से खरीद लेते थे। ये उदाहरण दिया, 1000 कृमि कोश के लिए केवल 3-4 रुपए देते थे और बाद में इन कृमि कोशों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। समुदायों से बड़े सस्ते लेकर के ये बहुत ऊंचे दामों पर बेच देते थे। तो इस तरह ये बीच में एक एजेंट का काम करते थे, उधर से खरीदते थे और कहीं और जाकर बेचते थे और सारा जो मुनाफा होता था इन एजेंटों को या इन बिचौलियों को ही होता था। क्योंकि उस समय रेशम की बहुत ज़्यादा मांग थी, रेशम के बने हुए कपड़े को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो ये व्यापारी और महाजनों की जो चालाकी है, ये बाद में कई समुदायों को समझ आई और वो इन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगे। जो लोग पहले इन जंगलों को छोड़ के जा चुके थे, दूसरे गांवों में मजदूरी करने के लिए पहले ही जा चुके थे, उनकी दशा तो और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। क्योंकि उस समय पर अंग्रेजी अफसरों ने चाय के बागानों में और झारखंड में कोयले की खदानें हैं, तो इन दोनों जगह पर काम करने वाले मजदूरों के लिए उन्होंने भर्तियां निकाली, नौकरियों की वो भर्ती निकाली। तो मजदूर यहाँ पर काम करने लगे। तो ये क्योंकि उन ठेकेदारों के अंडर काम करते थे, तो ये ठेकेदार उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाने लगे और मजदूरी कम देने लगे, जिनसे इनकी जो शारीरिक हालत थी या मानसिक हालत थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कई मजदूर तो काम करते हुए मारे भी गए थे या स्वयं ही मर गए थे दम घुटने से या तंग आकर के। इस तरह से वहाँ के लोगों में भी इन अंग्रेज अफसरों के प्रति घृणा पैदा हो गई थी और वो भी इनसे नफरत करने लगे और इनको अपना दुश्मन मानने लगे। तो इस लेसन को पढ़ने से पता चलता है कि स्थान स्थान पर जो लोग रहते थे, चाहे जंगलों में रहते थे, चाहे गाँव में रहते थे या शहरों में रहते थे, वो अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों से बहुत तंग आ चुके थे और अपने व्यवहार पर, उनके जीवन पर जो पाबंदियां लग गई थी उससे भी वो बहुत तंग थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कर देना पड़ता था, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था और जो व्यापारी और महाजनों से वो कर्जा लेते थे वो भी काफ़ी ऊंचे ब्याज पर होता था और उस ब्याज के कारण भी कई लोग तो मर जाते थे। तो इन सब बातों से तंग आकर 1831 और 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी या विद्रोह कर दिया था। वो अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ने लगे। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। इन सभी विद्रोहों के नाम याद कर लें और कहाँ पर हुए स्थान का नाम भी याद कर लें, क्योंकि ये सभी लोग अंग्रेजों के नियमों से तंग थे, हमने पढ़ा है अभी। तो ये लोग बिरसा के समुदाय में शामिल हो गए। इस समय तक बिरसा आ गया था, झारखंड के छोटा नागपुर में बिरसा समुदाय रहता था। तो ये सब उसके अनुयायी बन गए, क्योंकि इनका विश्वास था कि वो इनकी समस्या को ख़त्म कर सकता है और अंग्रेजों के कब्जे से इनको छुड़ा सकता है। अगला जो लेसन है 5वां, जब जनता बगावत करती है, तो वो भी विद्रोह के बारे में ही लिखा गया है वो लेसन, कि उस लेसन में सारे विद्रोह बताए गए हैं कि जनता कैसे दुखी होकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करती है। तो वो विद्रोह की जो उत्पत्ति है वो इन्हीं विद्रोहों से होती है, कि या ये कह सकते हैं कि ये विद्रोह आगे जाकर के और ज़्यादा बड़े विद्रोह बन जाते हैं और सभी लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं
और देश को स्वतंत्र भी कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियोस देखते रहें। अगर आपको कहीं पर कोई बात समझ नहीं आती है तो वीडियो को स्टॉप कर करके उस बात को बार बार सुने, रिपीट करें वीडियो को, जब तक आपको वीडियो समझ में नहीं आ जाती। और वीडियो के अंदर जो भी छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं तो उनको लिख लें और याद करें, क्योंकि वो 1 नंबर के क्वेश्चनों में पूछी जाती हैं। ऑल द बेस्ट।